हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम रिवाइज कर रहे हैं RTMNU बीकॉम सेकेंड सेम के बिजनेस इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 2, जो कि है परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन क्या होती है? परफेक्ट कंपटीशन यानी कि ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जो कि काफ़ी सारे इंडिविजुअल फर्म्स से भरा होता है और वहाँ पर काफ़ी कंपटीशन होती है। इसके क्या क्या फीचर्स है परफेक्ट कंपटीशन के? फर्स्ट है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, बायर और सेलर बहुत सारे होते हैं यहाँ पर। सेकंड, होमोजीनियस प्रोडक्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो मिलते हैं वो काफ़ी सारे एक समान ही होते हैं, सेम ही दिखते हैं। फिर थर्ड है फ्री एंट्री एंड एग्जिट, यहाँ पर कोई भी न्यू फर्म एंट्री या एग्जिट कर सकती है। फोर्थ, परफेक्ट नॉलेज, बायर और सेलर दोनों को यहाँ पर प्राइजेस का परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, यहाँ पर कोई भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होता है, यहाँ पर फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होती है। और परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लैंड, लेबर सब मोबिलिटी होता है, आसानी से यहाँ पर देखा जा सकता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का सप्लाई। उसके बाद एब्सेंस ऑफ आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शंस, यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं कि आपको यहाँ पर ये सेल नहीं कर सकते या बाय नहीं कर सकते, ऐसी कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। और एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट भी नेग्लिजिबल होता है। उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं परफेक्ट मार्केट के? सबसे पहले कंज्यूमर सॉवरेनिटी, सेकंड बेनिफिशियल टू कंज्यूमर्स, थर्ड कॉस्ट सेविंग और फोर्थ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। वही डिसएडवांटेजेस भी होते हैं परफेक्ट मार्केट के, जैसे कि नो स्कोप फॉर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, होमोजीनियस प्रोडक्ट, इनसफिशिएंट प्रॉफिट, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी और एक्सटर्नलिटीज। ये तो बात हो गई परफेक्ट मार्केट की। अब इम्परफेक्ट मार्केट में क्या क्या इंक्लूड होता है देखते हैं। सबसे पहले मोनोपोली। मोनोपोली यानी कि ऐसी मार्केट सिचुएशन जहाँ पर सिर्फ एक ही सेलर होता है और वहाँ पर ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर में दूसरे फर्म को एंट्री करने के लिए बैरियर लगी होती है। दूसरा फर्म जल्दी से वहाँ पर नहीं आ सकता, उसे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है अगर उसे वो मार्केट स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होना है तो। इसके क्या क्या फीचर होते हैं? सिंगल सेलर, यहाँ पर एक ही बंदा सेलर होता है। और रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, यहाँ पर आपको बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस मिलते हैं, कोई भी यहाँ पर फ्रीली एंटर या एग्जिट नहीं कर सकता है। सेकेंड, नेक्स्ट है हमारा फीचर होमोजीनियस प्रोडक्ट, यहाँ पर होमोजीनियस प्रोडक्ट ही मिलते हैं एक समान, उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता है। उसके बाद फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, यहाँ पर मोनोपोली में फर्म के पास पूरा कंट्रोल होता है प्राइस का, वो चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं प्राइस, वो चाहे तो कम भी कर सकते हैं। फिर है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है कि एक बंदे से वो ज़्यादा प्राइस लेंगे, एक से कम लेंगे, क्योंकि यहाँ पर उन्हीं का राज चलता है इसीलिए। फिर सिक्स्थ, इंक्रीज स्कोप फॉर मर्जर्स, यहाँ पर मर्जर का भी स्कोप काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है ताकि कंपटीशन ना बने और उन्हीं का एक राज चलता रहे इसीलिए। फिर है प्राइस इलास्टिसिटी, यहाँ पर प्राइस में भी काफ़ी इलास्टिसिटी देखने को मिलती है आपको। डिमांड के हिसाब से जैसे जैसे डिमांड बदलती है वैसे वैसे प्राइस भी काफ़ी बदलते रहती है। फिर है लैक ऑफ इनोवेशन, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन नहीं रहता है तो डर नहीं रहता है आपको फर्म को, इसीलिए यहाँ पर इनोवेशन कम होता है। जितना भी आपको मिल रहा है उतने में आप काम करते जाते हो, ज़्यादा इनोवेशन या फिर क्रिएटिविटी नहीं करते हो। फिर है लैक ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन नहीं होती है, ये हमने पहले ही देख चुके थे। उसके बाद टाइप्स ऑफ मोनोपोली। फर्स्ट है नेचुरल मोनोपोली, ऐसी मोनोपोली या मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ पर जो नेचुरली बना हुआ है, मतलब जैसे कि अगर आपके ही कंट्री में या आपके ही फर्म में वो नेचुरली वहीं पे अगर मिल रहा है, जैसे कि कोल माइन, अगर ऐसी कोई चीज़ है जो सिर्फ पर्टिकुलर जगह पे ही खोदने से मिल रही है, धरती के नीचे अगर कोयला है या कोई भी और वस्तु है जो वही पर्टिकुलर जगह पे मिल रही है बाकी कहीं नहीं मिल रही, तो ये नेचुरल मोनोपोली बन जाता है। वही लीगल मोनोपोली, तो लीगल मोनोपोली यानी कि लीगली आपको मोनोपोली दी गई है, बाकी कोई और वो चीज़ नहीं कर सकता। जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लीगली मोनोपोली दी गई है कि वो सिर्फ वही
नोट इशू कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं। तो ये होती है लीगल मोनोपोली। वही पब्लिक मोनोपोली क्या होता है? पब्लिक मोनोपोली यानी कि पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए जो मोनोपोली बनाई गई है उसे पब्लिक मोनोपोली कहा जाता है। जैसे कि वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, ये सारी चीज़ें पब्लिक मोनोपोली में आती हैं। और प्राइवेट मोनोपोली क्या होता है? ये मोनोपोली प्राइवेट इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑपरेट की जाती है। फिर एडवांटेजेस ऑफ मोनोपोली, इसमें आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कंपटीशन फॉर कॉरपोरेट कंट्रोल, स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस, सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, मैसिव प्रॉफिट्स। उसके बाद डिसएडवांटेजेस ऑफ मोनोपोली में क्या क्या आता है? फर्स्ट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स, डिससेटिस्फाइड कंज्यूमर्स, हायर प्राइजेस, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इन्फीरियर गुड्स एंड सर्विसेज, और प्राइसेस एंड कॉस्ट। ये सारे थे डिसएडवांटेजेस। आगे बढ़ते हैं। इम्परफेक्ट कंपटीशन में नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यानी कि ऐसी सिचुएशन मार्केट में जहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स सेल किए जाते हैं मार्केट में काफ़ी सारे फर्म्स के द्वारा। तो ऐसी सिचुएशन को मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोला जाता है। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों काफ़ी अलग अलग है। मोनोपोली में सिर्फ एक सेलर था, बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में काफ़ी सारे सेलर्स होते हैं। इसके फीचर्स देख लेते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्स्ट फीचर है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, यहाँ पर काफ़ी सारे सेलर्स होते हैं। सेकेंड, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। मोनोपोली में प्रोडक्ट होमोजीनियस था, बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या है? प्रोडक्ट अलग अलग हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप। फिर थर्ड है फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट। यहाँ पर कोई भी न्यू फर्म आ सकता है, एंटर कर सकता है या एग्जिट कर सकता है, बट मोनोपोली में ऐसा नहीं था। फिर इंडिपेंडेंट बिहेवियर, सारे फर्म खुद की इंडिपेंडेंट पॉलिसी बना सकते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। फिर प्रोडक्ट ग्रुप्स, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कोई भी इंडस्ट्री नहीं होती है, यहाँ पर ग्रुप होता है, जैसे कि कार का ग्रुप, ऐसे ऐसे ग्रुप्स यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। उसके बाद है सेलिंग कॉस्ट। क्योंकि यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है तो इसीलिए यहाँ पर प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन होता है, और इसीलिए यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट हमेशा पुशअप कर लिया जाता है। मतलब सेलिंग कॉस्ट में काफ़ी सारे खर्चे इंक्लूड होते हैं, जैसे कि सेल्समैन एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, सेलर्स अलाउंस। तो इस वजह से यहाँ पर प्राइस थोड़ी सी बढ़ भी जाती है। फिर है नॉन प्राइस कंपटीशन। यहाँ पर पैसों से कोई भी कंपटीशन नहीं होती है, सिर्फ आपके प्रोडक्ट की कंपटीशन होती है। फिर कंट्रोल ओवर प्राइस, यहाँ पर प्राइस कंट्रोल किए जा सकते हैं कुछ हद तक फर्म्स के द्वारा। फिर एडवांटेजेस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसमें कौन कौन से एडवांटेजेस है? प्रमोशन ऑफ कंपटीशन, डिफ्रेंशिएशन ब्रिंग्स ग्रेटर कंज्यूमर चॉइस एंड वैरायटी, प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी डेवलपमेंट, और कंज्यूमर्स बिकम मोर नॉलेजेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। वहीं डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के? फर्स्ट है लाइबल ऑफ एक्सेस कैपेसिटी, अलोकेटिवली इनएफिशिएंट, हायर प्राइजेस, एडवर्टाइजिंग। उसके बाद है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली यानी कि ऐसी कंडीशन जहाँ पर ह्यूज कंपटीशन होता है कुछ ही फर्म्स के बीच में, जो कि काफ़ी लार्ज फर्म्स होते हैं, और ये सारे फर्म्स को इंटरडिपेंडेंस होता है खुद के डिसीजन मेकिंग का। तो इसके कौन कौन से फीचर्स है? सबसे पहला कि इंटरडिपेंडेंस, ये सारे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अगर एक ने प्राइस बढ़ाया तो दूसरे को भी प्राइस बढ़ाना पड़ता है, ताकि उसे भी फ़ायदा हो सके। एक ने प्राइस कम किया तो दूसरे को भी करना ही पड़ता है, वरना लोग जिसने प्राइस कम किया है उसके प्रोडक्ट लेना चालू कर देते हैं। फिर सेकेंड है इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग कॉस्ट। यहाँ पर एडवर्टाइजिंग और सेलिंग कॉस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर एक ने ज़्यादा एडवर्टाइज कर दिया तो उसके ही जैसा दूसरा फर्म भी उसे ट्राई करता है। फिर है ग्रुप बिहेवियर। ओलिगोपोली ग्रुप बिहेवियर है, और ये इंडिविजुअल या मास बिहेवियर नहीं है। फ्यू सेलर्स, यहाँ पर काफ़ी कम सेलर्स होते हैं, बट जो भी सेलर्स होते हैं वो काफ़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, लार्ज फर्म्स होते हैं। उसके बाद है एग्रेसिव एंड डिफेंसिव मार्केटिंग मेथड। यहाँ पर काफ़ी सारे डिफेंसिव और एग्रेसिव मेथड्स यूज़ किए जाते हैं ओलिगोपोली फर्म्स में। फिर कंपटीशन एंड कॉम्बिनेशन, यहाँ पर कंपटीशन काफ़ी तगड़ा होता है। और फिर आइडेंटिकल और डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, काफ़ी जगह आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स भी यूज़ किए जाते हैं, काफ़ी जगह डिफरेंशिएट प्रोडक्ट भी यूज़ किए जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट बनाया जा रहा है।
फिर स्मॉल नंबर ऑफ़ लार्ज फर्म्स, वैसे तो काफ़ी कम फर्म्स होते हैं, बट जो भी फर्म्स होते हैं वो काफ़ी लार्ज फर्म्स होते हैं। उसके बाद प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जैसे कि मोनोपोली में हमने देखा था कि मोनोपोली में फर्म्स क्या करते हैं, किसी से ज़्यादा प्राइस लेते हैं, किसी से कम प्राइस लेते हैं, तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। यानी कि एक ही प्रोडक्ट की अलग अलग प्राइजेस रखना, एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग प्राइजेस में बेचना, उसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है। यहाँ पर 3 डिग्री होती है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है कि आप किसी से अलग प्राइस में बेचते हो और किसी को अलग प्राइस में बेचते हो। यानी कि जैसे कि अगर कोई डॉक्टर है तो वो अपने एक पेशेंट को ज़्यादा फीस बता सकता है, दूसरे पेशेंट को कम फीस बता सकता है। तो फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में यही होता है कि किसी को आप अलग प्राइस में बेचोगे, दूसरे को आप अलग प्राइस में बेचोगे। सेकेंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि आप अगर इतने क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट लोगे तो आपको इतने में मिलेगा, बट अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लोगे तो आपको थोड़ा कम प्राइस में मिल जाएगा। ये आपने काफ़ी जगह देखा होगा, काफ़ी सेल वगैरह में देखा होगा आपने कि अगर आप कम ले रहे हो तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, बट अगर आप ज़्यादा ले रहे हो तो आप क्योंकि ज़्यादा ले रहे हो इसलिए आपको थोड़ा सा कम प्राइस में दे दिया जाएगा। तो ये होता है सेकेंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। वही थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये होता है कि 2-3 मार्केट है अगर, और 2-3 मार्केट में से अगर आप एक मार्केट में ज़्यादा में बेच रहे हो और दूसरे में कम दाम में बेच रहे हो, तो ये होता है, मतलब एक जगह कम दाम में बेचना, दूसरे जगह ज़्यादा दाम में बेचना, तो इसे बोला जाता है थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कौन से कंडीशन में पॉसिबल होता है? सबसे पहले मार्केट इम्परफेक्शन में, सेकेंड एग्रीमेंट अमंग राइवल सेलर्स में, थर्ड जोग्राफिकल और टैरिफ बैरियर्स में, फोर्थ डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स में, फिफ्थ इग्नोरेंस ऑफ बायर्स अगर रहा तो, सिक्स्थ आर्टिफिशियल डिफरेंसेस बिटवीन गुड्स रहता है तो, और सेवेंथ डिफरेंसेस इन डिमांड अगर डिफरेंट है तो ये था हमारा सेकेंड यूनिट का रिवीजन। इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना